मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में 19(1)(d) पर चर्चा की थी और ये देखा था कि 19(1)(d) के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी भूभाग में मूवमेंट का यानी आने जाने का, आवागमन का अधिकार है। उसी क्रम में अनुच्छेद 19(1)(e) में प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक ये अधिकार रखता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, बस सकता है, यानी निवास का अधिकार उसको प्राप्त है। परंतु जैसा कि हमने लगातार देखा है कि राइट टू फ्रीडम यानी अनुच्छेद 19 के तहत जो भी अधिकार हमें हासिल हैं, ABCD जो भी अब तक हमने देखा, उन सभी के ऊपर राज्य रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है। इस अधिकार पर भी यानी देश के किसी भी भाग में रहने और बसने, रेसिडेंस और सेटल होने के इस अधिकार पर राज्य अनुच्छेद 19(5) के तहत रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। क्या है 19(5)? 19(5) दरअसल वही है जो राइट टू मूवमेंट यानी आवागमन के अधिकार के संदर्भों में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स हैं, वही राइट टू रिजाइड एंड सेटल यानी रहने और बसने के अधिकार पर भी है। इसके भी दो ग्राउंड हैं। पहला ग्राउंड यह है कि जनरल पब्लिक यानी सामान्य नागरिकों के हित में, उनके हित पोषण में लगाया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा है कि जो हमारे देश के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबंध एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन यानी अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार नहीं होते, कानून बने हुए हैं। जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे वो किसी न किसी कानून के तहत किए जाएंगे और राज्य यानी स्टेट इस बात के लिए अधिकारी है, इस बात का अधिकारी है कि वो कानून बना सकता है। अब हम जरा समझें कि अगर हमें देश के किसी भी भाग में जाने आने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, तो इसी से उद्भूत होता है कि हमें निश्चित तौर से देश के किसी भी भाग में रहने बसने का अधिकार है। ये देश हमारा है, हम सभी का है। उस दशा में हम कहीं भी चाहे तो बस सकते हैं। लेकिन चूंकि सामान्य जनता के हितों को भी देखने की आवश्यकता पड़ती है और अनुसूचित जनजाति के हितों को भी, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन तो समझ में आ सकते हैं। लेकिन वे रिस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आ सकते हैं जो राज्य न लगाए परंतु आम जनता एक दूसरे के ऊपर लगाए। बहुत सारे कारणों से लगाती है आम जनता भी कि आप यहाँ नहीं बसेंगे, आप इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, आदि इत्यादि। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम एक केस लॉ के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमने आवागमन के अधिकार के सिलसिले में भी उसको कोट किया था, वो यहाँ भी मौजूद है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है। उसमें सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो वेश्यावृत्ति है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ऐसा नहीं है कि जिसकी जहाँ पे मर्जी होगी वो वेश्यावृत्ति कराना शुरू करेगा या करना शुरू करेगा। इस केस में ये हुआ था कि कोई संगठन था जो सेक्स वर्कर्स, आजकल वेश्यावृत्ति शब्द ठीक नहीं लगता है, सेक्स वर्कर्स कहा जाता है। तो जो सेक्स वर्कर्स का कोई संगठन था जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के सेक्स वर्किंग का काम करेंगे। यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कहते हुए कि इससे जनता के नैतिक स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है
और अन्य स्वास्थ्य पर भी इसका खराब असर पड़ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और यह माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चूंकि सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत सेक्स वर्कर्स को रोका गया है कि वो कहीं भी इस काम को नहीं कर सकते, वैसी दशा में उन्हें अधिकार हासिल नहीं होता तो देश के किसी भी हिस्से में जब चाहे जब मर्जी हो जाके बस जाएं या रह जाएं, क्योंकि यह रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसको माना गया। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भरत सिंह। इस केस में जो मध्य प्रदेश पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना हुआ है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है 1959 का, उसके सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी को भी वहाँ के जो अथराइज्ड अधिकारी हैं, मूलतः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वे पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, पब्लिक पीस के आधार पर 2 ग्राउंड्स उसमें दिए गए हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, किन्हीं को भी कहीं भी बसने के लिए आदेश दे सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि आप कहाँ बसें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि जहाँ पर बसने के लिए कहा जा रहा है या जहाँ पर रहने के लिए कहा जा रहा है वहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप हमें बाध्य नहीं कर सकते कि हम कहाँ पर रहें, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि कोई व्यवस्था नहीं हो, आप जंगल में रहने के लिए हमें नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर सेक्स सबसेक्शन को 3(1)(b) सबसेक्शन है वो, उसको अल्ट्रा वायरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया और कहा कि आप यह रिस्ट्रिक्शन जो लगाए हैं ये बिल्कुल अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रतिबंध लगाना हो राज्य को तो वह प्रतिबंध रिजनेबल होना चाहिए, वो यथोचित होना चाहिए, उसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है उस प्रतिबंध के लगाने का, उस उद्देश्य से उसको अगर देखा जाए तो उद्देश्य की पूर्ति के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये विम्स एंड फैंसीज के आधार पर नहीं होना चाहिए, किसी की मन मर्जी के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब जो मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ यह है कि जब ये संविधान बन रहा था तो निश्चित तौर से हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यह भारत का विचार के रूप में उद्भूत हुआ है। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले दुनिया में कहीं भी किसी के कहीं जाने या बसने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों ने, जिसको हम राष्ट्र राज्य कह सकते हैं, नेशन स्टेट्स कह सकते हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को बंद करना शुरू किया। पहले सीमाएं खुली हुई रहती थी। हाँ, अगर आप व्यापार करने जा रहे होते थे तो जिस रियासत से जा रहे होते थे या जिस किंगडम से जा रहे होते थे, वहाँ के रियासत के जो इंचार्ज हैं, जो राजा जो भी छोटे मोटे होंगे या जो बादशाह होंगे या जो बड़े महाराजा होंगे, उनकी चिट्ठी लेकर के लोग जाते थे और प्रायः उस चिट्ठी का आदर किया जाता था, खास करके व्यापार इत्यादि के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का एक तरीके से आवाजाही पर बहुत रोक नहीं थी। अगर आप अमेरिका में जाएंगे देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो इतिहास वही है कि वह जो हमारा जो बड़ा समुद्र है जिसको अटलांटिक सागर कहा जाता है, उस अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर जो यूरोप और अमेरिका 2 महाद्वीपों को जोड़ता है, तो उसके द्वारा लोग शिप से यानी जहाज़ से आया करते थे और वहाँ उतरा करते थे और वे मानते थे कि अमेरिका एक ऐसी भूमि है जो आज़ादी की भूमि है, जहाँ पर आसानी के साथ आप जा सकते हैं, आप जनतंत्र का अनुभव कर सकते हैं, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए उसको लिबर्टी कहा गया, वहाँ एक स्टैचू बनाया गया, उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया। वो इस बात का द्योतक है कि अमेरिका माइग्रेंट्स का स्वागत करता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में पासपोर्ट और वीज़ा का चलन हुआ, इसलिए एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ने लगी। भारत में भी 1920 में ये पासपोर्ट एक्ट हमारा बना, तो बाद में उसको संशोधित भी किया गया और उसके अनुसार हर भारत के नागरिक को पासपोर्ट लेना चाहिए अगर कहीं बाहर जाना हो, और दूसरे देश वीज़ा देते, बिना वीज़ा के आप किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन जब आप भारत का जब संविधान बन रहा था तो ये पाया गया कि भाई हमारा देश तो विविधताओं वाला देश है,
भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, संप्रदायों की विविधताएं हैं, पंथों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, और इन सभी विविधताओं को मिला करके हमारा देश बना। इसलिए अगर कोई मान लिया जाए कि कश्मीर का वासी हो और हम उसे रोक दें कि आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर नहीं बस सकते, या अरुणाचल प्रदेश का आदमी कश्मीर में जाकर के नहीं बस सकता, तो निश्चित तौर से ये देश के इंटीग्रेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हालांकि आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में जाकर के बसने के दृष्टिकोण से बहुत सारे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो आज की तारीख में ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन अंडमान में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं। अब अंडमान के उन इलाकों में, या अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके कुछ इलाकों में जहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, अब जाकर सेटल नहीं कर सकते। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक विशेष क्षेत्र को एक नगर के रूप में बनाया जा रहा था, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही थी और बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटने की भी बात आ रही थी। अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर रोक लगा रखी है, हम नहीं जानते कि अंत में क्या होगा। लेकिन जो संविधान की मूल भावना है वो यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे ट्राइबल बंधु हैं, हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके हितों को कोई ख़तरा हो। और लोग जाएंगे, जाकर के अपनी बहुत सारी बीमारियां भी जाती हैं, जो मैदान की बीमारियां हैं या जो पहाड़ों की बीमारियां हैं वो जंगल में नहीं होती हैं, जंगल की बीमारियां यहाँ नहीं होती, और फिर उनकी अपनी संस्कृति है, उनके रहने की जीने का तरीका है, वो प्रभावित हो सकता है। तो कई जगहों पे इस तरह से रोक भी, हम रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में लगाया जाता है। लेकिन ये सही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं, बसते हैं, काम करते हैं, काम करते तभी बसेंगे। ऐसे तो कोई जाकर कहीं बसता नहीं है, सिवा उन लोगों के इनके पास इफरात में पैसा है और वो 50 जगहों पर घर बना लेते हैं, 50 जगहों पर फ्लैट खरीद लेते हैं, हवाखोरी के लिए जाते हैं। मैं गोवा में गया था, मैंने देखा कि बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं, धनी लोग हैं, विला बना रखा है, जाते हैं, साल में 1 महीने के लिए जाते होंगे, और जब दिल्ली में गर्मियाँ पड़ती हैं उस समय वो जाते होंगे, बाकी समय उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, वो एयरबीएनबी को दे रखा है उसके लिए। या नैनीताल में या मसूरी में बहुत सारे लोगों ने, खास करके जो रियासतों के लोग हुआ करते थे, उनके नाम पर कोठियाँ बनी हुई हैं। लेकिन आम जो जनता है वो तो यहाँ से वहाँ पर जब रोजी रोटी की तलाश में जाएगी, नौकरी करने जाएगी या व्यापार करने जाएगी, और वहाँ पर वो रहेगी, वहाँ पर वो बसेगी। हम बहुत सारे अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपने मित्रों को जानते हैं जो रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन तमिलनाडु में बस गए हैं, चूँकि जीवन भर वही उन्होंने काम किया। मैं ही हूँ उत्तर प्रदेश का मूल रहने वाला और मैं बिहार में बस गया हूँ, क्योंकि मैंने यहीं पर काम किया हुआ है, तो बिहार ही मेरी एक तरीके से निवास भूमि हो गई, मैं यहीं का हूँ। कोई नहीं कह सकता कि नहीं आप यहाँ के नहीं, आप उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रकार से हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है, इस तरह का अधिकार हमें देता है, और इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूती मिलती है, बल मिलता है। लेकिन इधर देखने में आ रहा है कि संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप पैदा हो गए हैं समाज में, जिनको मैं अवांछित तत्व कहूँगा। वे अवांछित तत्व हैं और उन तत्वों के द्वारा खास समुदाय के लोगों को, खास धार्मिक विश्वास मानने वाले लोगों को भाड़े पर मकान नहीं दिया जाता या कहा जाता कि आप यहाँ न रहिएगा। अब यह धारणा क्यों है? जब ये देश एक है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, तो इस तरह से रोकने का क्या मतलब? यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में गंदगी है या आपके दिमाग में संकीर्णता प्रवेश कर गई है और आप स्वयं भारतीय कहलाने के काबिल नहीं हैं। और यह निश्चित तौर से देश की अखंडता को आपसे खतरा है। अगर मैं कहीं भी बसना चाहूँगा और मुझे मेरे धर्म के आधार पर कोई रोकेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह भारतीय स्वयं नहीं है, वो भारत के विचार का अवमूल्यन करता है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानता। आइडिया ऑफ इंडिया उपनिषदों के समय से वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। अभी हमने देखा कि यूक्रेन से कोई मंत्री आए हुए हैं और वो ऋग्वेद की चर्चा करते हुए भी कहते हैं कि भारत तो मानता रहा है वसुधैव कुटुंबकम, हम भी मानते रहे वसुधैव कुटुंबकम। यानी दूसरे शब्दों में ये जो कहा गया कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताराम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरी वसुधा मेरा परिवार है तो देश तो मेरा परिवार है ही। चाहे मैं कोई भी भाषा बोलता हूँ,
चाहे मैं कोई भी कपड़े पहनता हूँ जो मेरी वेशभूषा हो, मैं कोई भी भोजन करता हूँ, मेरे भोजन तो निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ हमें किस इलाके में मिलती है, उसके आधार पर हमारे भोजन करने की आदत बनती है। जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं क्या किसी मांसाहारी व्यक्ति से नफरत करूँगा और कहूँगा कि आप मेरे बगल में नहीं रह सकते या मैं आपको घर किराए पर नहीं दे सकता। ये निश्चित तौर से ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जिन प्रवृत्तियों का विरोध उन लोगों को करना चाहिए जो भारत के इस विचार से सहमत हैं कि भारत एक देश, ऐसा देश है, एक फूलों का ऐसा गुलदस्ता है जहाँ अलग अलग रंग के, अलग अलग गंध के, सुगंध के फूल रहते हैं, मिल करके गुलदस्ता बना हुआ है, उपवन बना हुआ है। हम एक सार्वभौम देश में रहते हैं, हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हम न्याय को मानने वाले देश में रहते हैं, ये भारत का विचार है। हम लिबर्टी को मानने वाले, स्वतंत्रता को मानने वाले देश में रहते हैं, हम समानता को मानने वाले देश में रहते हैं, हम बंधुत्व को मानने वाले देश में रहते हैं। उस दशा में कैसे किसी के दिमाग में आ सकता है कि कोई यहाँ नहीं रहेगा, कोई यहाँ बसेगा नहीं। हमने अखबार में पढ़ा, राज्य का नाम तो याद नहीं आ रहा है, किसी खास राज्य में ऐसा निर्देश जारी किया गया है कि एक संप्रदाय विशेष के ही लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं और ज़मीन अगर उनको कोई बेच रहा है तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेंगे कि उस समुदाय के लोगों को ज़मीन क्यों दे रहा है। ये निश्चित तौर से वो जो राज्य है, मैं समझना चाहूँगा वहाँ के अधिकारियों से कि अरे आप लोगों ने संविधान को तिलांजलि क्यों दे दी। अगर राजनैतिक लोग यह बात कहते हो आपको, अगर आपके मुख्यमंत्री या मंत्री के दिमाग में इस तरह का फितूर पैदा हो गया है तो आपकी जवाबदेही होती है संविधान की रक्षा करने के लिए। आप कैसे उनको सलाह दे सकते हो? 19(1) को कैसे ख़त्म कर सकते हो? 19(1)(d) को कैसे ख़त्म कर सकते हो? उनकी मर्जी से आप अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल होना चाहिए, उसके लिए ग्राउंड्स बने हुए हैं और इस आधार पर कि साहब एक खास समुदाय के लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस देश को मजहबी देश बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम मध्य पूर्व के इस्लामिक देश नहीं हैं। हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम इस बात के लिए गर्व करते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम ईरान नहीं है। हम महीदी जैसे महिला की हत्या नहीं कराते पुलिस स्टेशंस में, इस बात के लिए क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। ये जो संकीर्णताएँ हैं विभिन्न धर्मों की, हम उसे मुक्त अपने को इस देश को मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा देश सभी के लिए है और संविधान हमारा सभी के लिए बना हुआ है और जो भी अधिकार लोगों को हैं वो संवैधानिक आधार पर दिए गए हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भले ही अनुच्छेद 19(1)(e) राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त है, लेकिन मनुष्य के रूप में भी अगर हम संविधान को, या भारत के नागरिक के रूप में भी हम संविधान की इस मूल भावना का आदर नहीं करते हैं तो हमें भारतीय कहलाने का हक नहीं है। और ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, कुछ ही मुट्ठी भर लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हमें उन मुट्ठी भर लोगों का विरोध करना चाहिए और उन लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि वे भारत के विचार के विरुद्ध हैं, वे वसुधैव कुटुम्बकम की उदात्त धारणा के विरुद्ध हैं, वे भारतीयता के विरुद्ध हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देने के पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और अवश्य उसे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।